જે વેચાણના આંકડા આવ્યા છે તેમાં મારુતિના નંબર્સ તમને આવતા જોવા મળેલા હશે. જો એક વખત વેચાણના આંકડાઓ નજર કરી લો તમે, કુલ વેચાણ 1.61 લાખ યુનિટ્સ થયું છે, જે વાર્ષિક કમ્પેરિઝન તો આમ પણ થાય એમ નથી, કેમ કે ગયા વર્ષે કોરોનાને કારણે લોઅર બેઝ બન્યો હતો. પણ ઓવરઓલ ડોમેસ્ટિક વેચાણ 1.34 લાખ યુનિટનું છે. એક્સપોર્ટ્સ છે 27,191 યુનિટના, અને કુલ વેચાણ જેમ મેં કહ્યું તેમ અનુમાનથી થોડા વધુ છે. વધુ વાતચીત કરીએ मारुति सुजुकीना मार्केटिंग और सेल्सना सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव. शशांक जी, सबसे पहले तो ऑलमोस्ट गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. शुरुआत में डिमांड कंडीशन के साथ सवाल के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि सेल्स नंबर्स हम देख रहे हैं कि प्री कोविड लेवल्स के भी ऑलमोस्ट 20% ऊपर आ चुके हैं. मतलब वॉल्यूम में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप थोड़ा सा हमें समझाइए ये सिनेरियो कैसा है डिमांड का, और कैसे आप देख रहे हैं स्थिति हाल की. जी देखिए, अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखें तो डिमांड पैरामीटर्स जो इंक्वायरीज और बुकिंग में रिफ्लेक्ट होते हैं वो काफी स्टेबल हैं. तो वो डिमांड का जो पैटर्न है वो अभी काफी स्टेबल है. सप्लाई साइड में थोड़ा कांस्टेंट है, जैसे आपको पता है, और यही वजह है कि जो बुकिंग स्पेंडिंग है कंपनीज के पास में वो बढ़ गई हैं. जैसे मारुति सुजुकी के पास इस समय 2,95,000 बुकिंग पेंडिंग है, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडस्ट्री में लगभग 5.25 लाख बुकिंग पेंडिंग है. तो इट्स ए गुड रिफ्लेक्शन कि डिमांड अभी बरकरार है, और हमें देखना है कि आने वाले वक्त में क्या ये डिमांड ऐसे ही मेंटेन होगी. और अगर आपको थोड़ा अंदाजा दे दूं, जैसे आपने अभी बहुत दुरुस्त फरमाया, जो अप्रैल मई की जो टोटल फिगर है इस साल इंडस्ट्री में वो करीब 5,88,000 है, और 19-20 में अगर ये फिगर देखें तो ये करीब 4,87,000 के करीब थी. लेकिन तो बहुत अच्छा इजाफा हुआ है. लेकिन अगर आप वैसे देखें 18-19 से कंपेयर करें तो उस समय ये फिगर लगभग 6 लाख की थी. तो उससे हम थोड़े कम चल रहे हैं. लेकिन हो सकता है अगर सेमीकंडक्टर के चलते जो शॉर्टेजेस हुई हैं, अगर वो हमें अवेलेबिलिटी होती तो शायद हम उस आंकड़े के नजदीक होते. जी सर, हमने देखा है कि सेमीकंडक्टर की तो शॉर्टेज हम कितने क्वार्टर से देख रहे हैं. साथ में कमोडिटी प्राइस का भी प्रेशर रहा है. तो प्राइसिंग स्ट्रक्चर कैसा रहा है, और अगर प्री कोविड लेवल से अगर हमको कंपेयर करना हो तो वो नंबर से अगर आप हमको एक कंपैरिजन करके हमें बता सके तो. जी देखिए, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इस समय पूरी इंडस्ट्री में कमोडिटी प्राइसेस की वजह से काफी प्रेशर है प्रॉफिटेबिलिटी पे. और मैं उसको आपको कुछ तफसील से उसको बयान कर दूं कि 2 साल पहले जो कमोडिटी प्राइसेस थी उसके कंपैरिजन में अभी कमोडिटी प्राइसेस काफी हाई हैं. और जो प्राइस हाइक्स हुई हैं वो जो ऑटो इंडस्ट्री में पिछले 2 साल में, वो पूरे इस कमोडिटी प्राइस इंक्रीज को कवर नहीं करती हैं. आपको जैसे पता होगा कि ऑटो ओईएम्स में जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है उसका लगभग 75 से 77% जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो मटेरियल कॉस्ट होती है. तो कोई भी अगर चेंज आता है कमोडिटी प्राइसेस में वो काफी इफेक्ट करता है ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर पे. तो पूरी जो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं वो हमने दे डोंट कवर द इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस. मैं आपको मिसाल देता हूँ. 2 साल पहले स्टील की प्राइस 38 रुपए किलो थी. मैं कोल्ड रोल्ड स्टील की बात कर रहा हूँ, सीआर स्टील की, जो बढ़ के करीब 80-82 रुपए हो गई. अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि कुछ सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे स्टील प्राइसेस में थोड़ी सी कमी आई है. लेकिन अभी कमी होने के बावजूद अब करीब 75 रुपए के आसपास है. उसका अगर आप कंपेयर करें 2 साल पहले से तो डबल से भी ऑलमोस्ट डबल है. तो इस तरह से बाकी चाहे कॉपर लें, एल्यूमिनियम लें, प्लास्टिक्स लें, प्रेशियस मेटल्स लें, सब में कमोडिटी प्राइसेस जो उम्मीद थी कि साइकिल जब टर्न करेगी तो कम हो जाएंगी, वो अभी नहीं हुआ. इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर तो अभी भी बरकरार है. जहां तक मारुति सुजुकी की प्राइस इंक्रीज करने का सवाल है, ये कोई फैसला हम ऐसा नहीं करते हैं कि आज एक दिन में फैसला करते हैं कि बढ़ाना है या घटाना है या सेम रखना है. हम कंटिन्यूस मॉनिटर करते हैं. और जहां तक आगे आने वाले टाइम का है, हमारे को ये ऐसा नहीं लग रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस में कोई कमी आएगी. ठीक है सर, अब आते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल माने ईवी स्पेस को लेकर आपने रिसेंट जो अनाउंसमेंट्स किए हैं, गुजरात में बहुचराजी के पास एक प्लांट वगैरह की बात भी है,
तो क्या ट्रांजिशन कैसे देख रहे हैं सर आप, कब तक में क्या मार्केट कैप्चर करते हुए हम देखेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा प्रेजेंस भी नहीं है, आपने टेस्ट वगैरह भी किए हैं, कैसे देख रहे हैं सर आप ये सिचुएशन को? जी, तो देखिए अलग अलग रिसर्च एजेंसीज ने इस पे काम किया हुआ है और जनरल कंसेंसस ये है कि 2030 तक ये लगभग 10 से 15 या 13% के दरमियान रहेगा। इस समय ऑफ कोर्स आपको पता है पिछले साल करीब 20,000 गाड़ियां बनी पूरे आउट ऑफ 30.7 लैक्स 20,000 गाड़ियां जो हैं ईवीज की थी और ईवीज उस तेजी से एडॉप्शन नहीं हो पाया है, खासकर पैसेंजर व्हीकल में हालांकि बढ़ रहा है लेकिन इस तेजी से नहीं हो पाया एडॉप्शन क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ईवीज का बड़ा हाई है, क्योंकि बैटरी कॉस्ट हाई है इस समय और दूसरा यह है कि अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे मुल्क में कमी है। तो ये दोनों वजह से बहुत हाई रेट ऑफ एडॉप्शन तो नहीं है और ये चीज और भी क्लियर हो गई है कि ये अलग अलग व्हीकल कैटेगरी में इसका एडॉप्शन रेट अलग अलग रहेगा। जैसे टू व्हीलर पे और थ्री व्हीलर पे इसका एडॉप्शन रेट शायद बेहतर और तेजी से होगा और कार और पैसेंजर व्हीकल में ये शायद थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन विद इन पैसेंजर व्हीकल आप देखें तो सेगमेंट वाइज भी शायद बड़ी गाड़ियों में इसका एडॉप्शन फास्टर रहेगा और अगर विद इन दैट अब यूसेज देखें तो शायद फ्लीट के लिए शायद ये ज्यादा एडॉप्शन क्विकर होगा कंपेयर्ड विद पर्सनल यूज ऑफ कार्स। तो अलग अलग फैक्टर्स मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये जिसकी बुनियाद पे ये ईवी की आगे डेवलपमेंट होगा, लेकिन जनरल कंसेंसस ये है कि 2030 तक ये 10 से 13% के दरमियान रहेगा। सर ऐसे देखें तो कार की डिमांड ऐसे तो अच्छी रही है और लॉन्ग वेटिंग पीरियड भी देखने को मिला है डिलीवरी के लिए, लेकिन इन्फ्लेशन के चलते हुए आपको लगता है कि डिमांड में कुछ इफ़ेक्ट आया है कि आ सकता है? जी, देखिए इस समय उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जैसे आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट की जो इंक्रीज जो इन्फ्लेशन के रिस्पांस में जो सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, जैसे उन्होंने 4 मई को बढ़ाया था 4% से 4.5 4.4% जो किया था रेपो रेट, ये एक साइकिल में होता है। तो अब हम शायद रेट इंक्रीज की साइकिल में आ चुके हैं और ये लोगों को ये इम्कान है कि 8 जून को जब दूसरा जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होगी तो उसमें रेट फिर और बढ़ेगा। ये रेट अल्टीमेटली बैंक के रेट्स में कन्वर्ट होता है जो रिटेल रेट को अफेक्ट करता है। हमारी इंडस्ट्री में 80% रिटेल जो है वो फाइनेंसिंग के थ्रू होता है, तो इसका एक नेगेटिव असर पड़ सकता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है एंड वी हैव टू वॉच आउट फॉर। और यही नहीं, हमने तो बल्कि 5 फैक्टर्स जो रेड फ्लैग्स जो हम कहते हैं जिससे कि डिमांड पे विपरीत असर पड़ सकता है उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। उनमें से एक फैक्टर ये इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का भी है। ठीक है सर, ये सारी बातें तो हैं, लेकिन इसके अलावा जो नए लॉन्चेस होते हैं उसमें कस्टमर्स का भी बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन होता है और हम भी जानना चाहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए क्या नए लॉन्चेस लाइंड अप है सर, इसके बारे में भी बताएंगे? जी, मैं आपको एक स्पेसिफिक टाइमलाइन या मॉडल्स नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, मारुति सुजुकी हमेशा से प्रोडक्ट में काफी स्ट्रांग रही है। पिछले 2 साल में हालांकि हमारे लॉन्च कम हुए हैं कोविड के चलते, लेकिन आप इस साल में और आगे आने वाले सालों में देखेंगे कि मारुति कई नए प्रोडक्ट्स उतारेगा, खासकर एसयूवी सेगमेंट में जहां पे हमारी बाजार की हिस्सेदारी कम है। अदरवाइज अगर आप नॉन एसयूवी सेगमेंट में देखें तो मारुति की हिस्सेदारी बाजार में 65 से 66% हो गई है, जो 20 साल में सबसे ज्यादा है। लेकिन एसयूवी में जहां पे अब वो एसयूवी सेगमेंट काफी बड़ा सेगमेंट बन गया है, पूरे मार्केट का लगभग 40% सेगमेंट जो एसयूवी है उसमें हमारी हिस्सेदारी कम है। तो हम इस चीज को करेक्शन करना चाहेंगे और आगे जल्द आने वाले वक्त में हम इस क्षेत्र में नए गाड़ियां उतारने का प्रयास करेंगे। साथ में हमने देखा है कि ऑटो सेक्टर ने काफ़ी सारा पेन से गुजरे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है नॉर्मलाइजेशन कब तक हो सकता है अगर हम कमोडिटी प्राइस और सेमीकंडक्टर की जो अछत है उसको पीछे रखें तो? जी देखिए, सिचुएशन तो बेहतर हुई है। अभी हम लोग 92-95% के दरमियान पहुंच गए हैं अपने प्लान के हिसाब से, लेकिन अभी नॉर्मल फुली नहीं हुई है और हमें लगता है कि ये कुछ महीने और आगे चलेगी। अब ये उसके बाद जो आपका सवाल है कि ये कब तक
100% नॉर्मल हो जाएगी, तो उसका एक मुख्तसर से मेरा ये जवाब है कि हमें पता नहीं है। उसका इल्म इसलिए नहीं है क्योंकि हमें विजिबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा आगे का हमको उसका इल्म नहीं है। हर हफ्ते ये अवेलेबिलिटी का एक नया हमें एक मंजर सामने आता है, जिससे हम अपना प्रोडक्शन प्लान को मॉडिफाई करते रहते हैं।